इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जो कुछ हुआ अभी तक हम पांचों के दरमियान है। इनसे कोई बात की गई तो वो फौरन रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएगी। मेरा तजर्बा है कि अमेरिकी रिकॉर्ड तक किसी न किसी तरह रसाई हासिल कर लेती। जलाल और रहमान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपनी मालूमात मैंने उसकी बात दरमियान ही से उचक ली। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। वो रिकॉर्ड अपनी तिजोरियों में नहीं दफ्तरों में रखते होंगे। न जाने वहां किस किस का हाथ पहुंचता हो। तुम ठीक कह रहे हो, पंडित के लिए 3 तनख्वाहदार काम कर रहे थे। इनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि इनकी फराहम की हुई मालूमात मोसाद तक पहुंचाई जा रही है। बस ये ऊंच नीचे समझ दो। मुझे मुलाकात करने में कोई आर नहीं है। इनसे इस बारे में पहले ही बात कर लेंगे। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। फोन बंद हो गया। सुल्तान शाह मेरे पास बैठा हुआ था। इसे फौरन ही फिक्र हो गई कि मैं किस से मिलने जा रहा था। अव्वल खान की आमद तक हम दोनों उसी बारे में तबादला ख्याल करते रहे। वो मेरे खदशात से 100% मुत्तफिक था कि STF जैसी गैर दस्तावेजी तंजीम तक बात ठीक थी। कवानीन की हदूद में रहकर काम करने वाले इदारों की मजबूरियां हमें रास नहीं आ सकेंगी। कभी कभी लोगों को अपना लिखा हुआ कोई नोट ही उनके गले की हड्डी बन जाता है। बुरा वक्त आने पर सब हाथ झाड़ कर अलग हो जाते हैं। वो बात गलत नहीं थी। हमारे बारे में स्पेशल टास्क फोर्स को भी बस औकात हमारी खुली हमायत से दस्तबरदार होना पड़ा था। मेरी याददाश्त के मुताबिक कम अज कम 2 बार अव्वल खान की नौकरी खतरे में पड़ चुकी थी। ये उसी का हौसला और अपनी मिट्टी से प्यार था कि वो मुसलसल हमारा साथ दिए जा रहा था। अव्वल खान के साथ सफर के दौरान में भी यही बातें होती रही और हम सदफ मेंशन पहुंच गए। जलाल और रहमान ने इसी मखसूस कमरे में बहुत तपाक से हमारा खैर मकदम किया। रस्मी कलमात के तबादले और पंडित से मेरे सवाल जवाब की मुकर्रर तारीफ के बाद वो असल मतलब की तरफ आ गए। कल के वाक़े के बारे में तुमने अखबारात देख लिए होंगे। इस्लामाबाद में खलबली मची है। सबकी निगाहें IB पर लगी हुई हैं और हम गुंग हैं। किसी को कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। रहमान ने कहा, यह सब दुरुस्त है। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? मैंने संजीदगी से पूछा। पंडित को तुम ही लोगों ने घेर कर हम तक पहुंचाया है। इसके घर से कागजात निकाले थे। चाहे तुम्हें कुछ मालूम हो, कोई तफसील, कोई सुराग? रबन माहिर वहां क्या लेने गया था? बाज बातें ऐसी होती हैं कि आदमी को दानिस्ता चश्म पोशी से काम लेना पड़ता है। तुम्हारी बहुत सी मजबूरियां हैं। इनके मद्देनजर तुम्हारी खामोशी और माजरत ही सबसे बेहतर राह हो सकती है। तुम डर रहे हो? जलाल ने कहा कि कहीं तुम्हारा नाम झंडे पर न चढ़ जाए। ये डर नहीं, एक हकीकत है। बथेरी बातों का रिकॉर्ड से अलग थलग रहना ही सबकी सलामती के लिए बेहतर होता है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारा मसला समझ रहा हूं। जलाल ही ने बात जारी रखी। कल तुमने बहुत कुछ किया और कहा था। मुझे मालूम था कि हर बात का मिन्नोबंद रिकॉर्ड पर आना दुरुस्त नहीं होगा। मेरी रिपोर्ट में दूर दूर तक तुम्हारा नाम नहीं है। सब कुछ मलिक मुमताज के हवाले से सामने लाया गया है। रुस्तम जिंदा होता तो बता देता कि मलिक मुमताज किस हुलिये का आदमी है। मैंने हंस कर कहा, हर वाक़े के साथ किसी नाम या शनाख्त को रिकॉर्ड पर लाना तुम्हारी नागुज़ीर मजबूरी है। रुस्तम जिंदा होता तो हालात भी बहुत मुख्तलिफ होते। इस वक्त मलिक मुमताज सिर्फ एक नाम है। वो कोई भी हो सकता है। मैं अपनी जगह रहूं या ना रहूं, मेरा तरतीब दिया हुआ रिकॉर्ड तुम्हारे लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी से जमानत देता हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कल का वाकया किस कदर अहम और संगीन था। जलाल के खामोश होते ही रहमान ने बोलना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में बहुत से नुकीले सवाल सामने आए हैं। हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर इससे फायदा उठाना चाहती है। शायद पंडित मनोहर लाल को अमरीकी सफीर से मिलवा दिया जाए। कुछ और मवाद हो तो पाकिस्तान में इसराइली मुदाखलत की शिकायत भी की जा सकती है। वो दोनों पूरे एतमाद से बहुत रोशन इम्कानात की बातें कर रहे थे। मेरा मुद्दा वाज़ेह हो चुका था। इनका जवाब आ गया था। अव्वल खान ने मौका से फायदा उठाते हुए कहा, STF के साथ काम करके डैनी की आदतें खराब हो गई हैं। ये शख्स हमेशा सामने आने से गुरेज करता रहा है। इसलिए अब तक अपने बल्कि मुल्क के दुश्मनों के सीने पर मूंग तल रहा है। जलाल ने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं पूरी टीम की पॉलिसी है। हम में से हर एक बेनाम है। ओह, तुम्हारी किसी टीम का जिक्र मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। जलाल ने हैरत से एतराफ किया। यह डैनी का इनकिसार है। मेरे कुछ कहने से पहले अव्वल खान जल्दी से बोल पड़ा, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने मुल्क के मुक्तदिर तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूं। जलाल चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दोबारा अपने मौजू की तरफ आ गया। वो जानना चाहता है कि रबन माहिर का किस्सा कितना पुराना है।
कल दोपहर में हम तुम्हारे साथ थे तो हमें गुमान भी नहीं था कि दुनिया में किसी शख्स का नाम रॉबिन मायर होगा। नहीं डैनी, रहमान ने तड़प कर मजरूर लहजे में एहतजाज किया। ऐसी नाकाबिले यकीन बातें मत करो। कुछ छुपाना चाहते हो तो साफ कह दो यार, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। चंद घंटों में इतना बड़ा और बेदाग शिकार, ये समझ में नहीं आता। मैं डैनी के इस दावे का गवाह हूं। ये रावण के मुकद्दर की गर्दिश थी कि वो वक्त के घूमते हुए बेरहम पहिए में अपनी गर्दन दे बैठा। अव्वल खान ने मेरी हमायत की। डैनी की पूरी कहानी सुनोगे तो तुम्हें इसकी हर बात पर यकीन आता चला जाएगा। फिर यकल और वजदान का कोई करिश्मा ही हो सकता है। रहमान ने हथियार डाल दिए। रॉबिन मायर परसों कराची पहुंचा। कल के अखबार में उसकी आमद की खबर थी जो मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम थी। मैंने अपनी बात शुरू कर दी। यहां से वापसी पर किसी ने मुझे बताया कि रॉबिन मायर इसराइल और मोसाद का कितना बड़ा हमदर्द है। मेरे कान खड़े होकर उसकी आमद के मकासद पर गौर शुरू हो गया। कल के अखबार में अगर ऐसी कोई खबर मौजूद थी तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया होगा। जलाल बोला, इसके लिए पंडित और उसकी रिपोर्ट से आगाह होने के बाद मोहनी अहम हो सकती थी। इस नजरिए के तहत हमने सादा सा ट्रैप तैयार कर लिया। रॉबिन हमारे फाल होने से बहुत पहले सुबह के वक्त मोहनी से बात कर चुका था, मगर हमारी कोशिशें बारआवर साबित हुई। मैंने अपनी जेब से फोन कॉल्स का टेप निकालकर उसके सामने डाल दिया। इसकी साइड भी पर महफूज रक्शी और मोहनी की गुफ्तगू सुन दो, हर बात वाजे हो जाएगी। वो सबूत, शहादतों, रिकॉर्ड के रसिया थे। मेरा मशवरा कबूल करके रहमान ने फाइलों वाली अलमारी से एक छोटा सा केस प्लेयर निकाला और टेप का साइड भी चला दिया। 2-3 कोशिशों के बाद टेप का मतलूबा हिस्सा चल पड़ा। वो दोनों हैरत से दांतों में उंगलियां दिए दोनों लड़कियों की गुफ्तगू सुनते रहे। काल मुकम्मल होने पर जलाल ने टेप बंद कर दिया और गहरा सांस लेकर बोला, और साला रॉबिन ही इसकी मौत का सबब बन गया। तुमने इन दोनों को वहां कैसे घेरा था? रहमान ने पूछा। इस गुफ्तगू की रोशनी में सब कुछ आसान हो गया। मैं पंडित की ख्वाबगाह में छुपा हुआ था। रॉबिन का इरादा था कि मोहनी को कत्ल करके वहां आग लगाए और खामोशी से निकल आए। वो मेरा निशाना बन गया। मुहाफिज को किसी और ने मार दिया। यह बड़ा और बेदाग शिकार हमारी तवक्का से ज्यादा आसान साबित हुआ। रॉबिन और मोहनी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तुमको याद है? जलाल ने पुरजोश लहजा में पूछा। लफ्ज ब लफ्ज नहीं, खुलासा सुना सकता हूं, मैंने जवाब दिया। चाहो तो तुम नोट्स भी बना सकते हो। यह गुफ्तगू रिकॉर्ड पर नहीं लाई जा सकती क्योंकि यह सिर्फ कातिल ने सुनी होगी। गुफ्तगू दोहराई गई तो सवाल उठेगा कि रॉबिन को मारने और हम तक गुफ्तगू पहुंचाने वाला कौन था। जलाल ने साफ कोई से कहा। मैंने अपने कानों से सुनी हुई तकरीबन हर अहम बात इनके सामने दोहरा दी। अगर रॉबिन ने रुस्तम के बारे में जरा भी शनासाई का इजहार किया था तो फिर रुस्तम भी इनका एजेंट था। जलाल ने फौरन वो नुक्ता पकड़ लिया। वो इसी वजह से खुलकर पंडित की पुष्ट पनाही कर रहा था। उसकी खुदकुशी के बाद हमने इस पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। एक कोशिश के तौर पर रुस्तम के कमरे की तफसीली तलाशी ली जा सकती है। मैंने अपनी राय दी। एक इम्कान यह भी है कि उसने खुदकुशी से पहले वो कागज तलफ कर दिए हो। इसके बारे में पंडित बता देगा। अव्वल खान बोला, किसी छानबीन की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपनी बेटी के कत्ल पर वो बहुत दिल बर्दाश्ता है। रहमान ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम उसकी रगों से अच्छी तरह वाकिफ हो। आए हो तो उससे भी मिल लो, शायद उससे कोई नई बात मालूम हो जाए। कल सुबह की परवाज से इसे इस्लामाबाद भेज दिया जाएगा। तो रॉबिन के बारे में मेरी कहानी में कोई झोल तो नजर नहीं आया? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। झोल नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच की समत बहुत हैरतनाक है, रहमान ने फीकी हंसी के साथ कहा। रॉबिन मायर के बारे में वो सब बातें सुनकर हम में से किसी को भी मोहनी का ख्याल नहीं आ सकता था। डैनी को सबसे पहले इसी का ख्याल आया था। अव्वल खान ने बताया, इसका क्रेडिट यही है कि इसे सही वक्त पर सही बातें सूझती रहती है। मैं एक बात समझने से कासिर हूं, जलाल ने कहा। इस पंडित के घर जाने का खतरा मोल लेने की क्या मजबूरी थी? इस काम के लिए वो अपने किसी आदमी को भी भेज सकता था। यही एक बात इन 3 कागजों की अहमियत को उजागर करती है। वो तीनों कागज इकट्ठे हों तो थ्योरी बन जाती है। अलग अलग हर कागज बेवकत है। वो कमरे में कागज तलाश करने आया था। साजो सामान का अंबार देखकर उसने तलाशी में वक्त बर्बाद करने के बजाय वहां आग लगाने का फैसला कर लिया। कितनी अजीब बात है कि कल शाम पंडित ने रॉबिन मायर से अपने ताल्लुक का एतराफ किया और रात को वो मारा गया। जलाल ने रहमान से कहा, सारे इत्तिफाकात एक साथ रूनमा होने थे। जिस नामी यानी JS तंजीम का नाम पहली बार हमारे सामने आया है। रहमान बोला, इसमें रॉबिन का यकीनन कोई अहम किरदार था। वो अपनी तंजीम का नाम दूसरे लोगों से बचाए रखना चाहता था। राजदारी बरकरार रखने की यह सरतोड़ कोशिश उससे लेट हुई। रुस्तम के घर से
पंडित का फोन मिलने के बाद वो हालात संभालने के इरादे से यहाँ के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसके पहुंचने के चंद घंटों बाद ही रुस्तम और पंडित का खेल खत्म हो चुका था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही नजरिया है। मैंने रहमान की तायद की। इसे इस्लामाबाद में कुछ सरकारी काम नहीं था, वो वाशिंगटन से सिर्फ कराची के लिए आया था। हम चारों एक मरतबा फिर पंडित मनोहर लाल से मुश्तरका मुलाकात के लिए चल दिए। वो आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। खुराक की फराहमी का सिलसिला शुरू हो जाने पर उसकी हालत बहुत हद तक संभल चुकी थी। जख्मों पर भी सफाई और ड्रेसिंग की गई थी। उसने सूजे हुए जख्मी पपोटों के दरमियान भिजी हुई पुतलियों से हमारी तरफ देखा और कमजोर आवाज में बोला, तुम फिर आ गए? कल तुमने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था। इसी के बाद तुमने खुद को बहुत सी सहूलतों का अहल साबित किया। मैंने किसी नदामत के बगैर कहा, फिर सवाल किया, रुस्तम को तुमने मोसाद की ज़ैली तंजीम की रुकनियत दिलाई थी? उल्टी बात कह रहे हो। उस लम्हा भर में वो पहेली हल कर दी। वो मुझसे बड़ा था, इसलिए सारे काम मुझको करने पड़ते थे। वो मर के रुसवा होने से बच गया और मैं जिंदगी में जलीलो रुसवा हो गया। कल रात रावण ने मेरी बेटी को मार डाला। वो मुझे बचाने का वादा करके आया था और मेरी बच्ची का खून पी गया। ऐसे काम बिगड़ जाएं तो यही अंजाम होता है। मैंने थोड़ी सी हमदर्दी जताई। जरा सी देर में मेरे और रुस्तम के खानदान बर्बाद हो गए। अब मुझे जिंदा रहने की कोई आरजू नहीं रही। मेरी हर उमंग दम तोड़ चुकी है और मैं अपने अंजाम का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी तरफ से हमदर्दी के इजहार पर उसकी आवाज में रची हुई मायूसी कुछ और गहरी हो गई। मरने की ख्वाहिश बुज़दिली है। इन्होंने तुम्हारे 2 घर उजाड़े, तुम इनकी पूरी तंजीम को फना कर दो और तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले हो। मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। मैं अपने नातवा कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। तुम मुझे वर्गलाने की कोशिश मत करो। मेरे लिए इतना काफी है कि किसी नेक दिल ने मेरी बेटी के कातिल को भी मार डाला और मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। मेरे साथ इतनी मेहरबानी जरूर करना कि उसकी चिता जलाने के लिए मुझे छोड़ देना। उसके बदन की राख अपनी पेशानी पर मल कर मैं खुद उसी कमरे में आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम जुबान खोलोगे और हम इनके चीथड़े उड़ा देंगे। अभी मेरा दिल जख्मी है, मुझसे ऐसी बातें मत करो। वो फिजा में हाथ उठाकर बोला। इसकी हालत वाकई अच्छी नहीं थी। मैंने उसके दिमाग में इंतकाम का बीज बो दिया था। जो सूख जाता तो हमारा कुछ न बिगड़ता, फूट निकलता तो बहुत कुछ हो सकता था। हम चारों उसे उसके हाल पर छोड़कर उस कमरे से निकल आए। रुस्तम तो इस पंडित का भी बाप निकला। रहमान ने राहदारी में पहुंचकर कहा, अब समझ में आया कि इन दोनों में इतनी गाड़ी क्यों छिनती थी। बातें इतनी दूर निकल गई हैं तो क्यों ना ओबी की बात भी हो जाए। अव्वल खान ने मुझसे पूछा। रुस्तम ने हमारे लिए वही एक बेहतरीन काम किया था। दुश्मन के ऐबों के साथ उसकी खूबियों का भी जिक्र करना चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऑफ द रिकॉर्ड बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम कमरे में पहुंच चुके थे। जलाल ने पूछा, रुस्तम के साथ ओबी का जिक्र कहां से आ गया? तुम ओबी से वाकिफ हो? अव्वल खान के चेहरे पर हैरत के आसार उभर आए। ओबराइन डिसेंट हमारे महकमे में सफेद शैतान के नाम से मशहूर था, मगर वो तो पिछले हफ्ते नई दिल्ली में ट्रैफिक के एक हादसे में मारा जा चुका है। रहमान ने कहा। मैं यही बताना चाह रहा था कि ट्रैफिक के उस खूनी हादसे का एहतमाम रुस्तम ने किया था। अव्वल खान के इस इंकशाफ पर वो दोनों शश्तर रह गए। आज हमारे लिए हैरतों का दिन है, जलाल ने कहा। रुस्तम को इससे क्या पुरखाश थी? रुस्तम को कोई भी उससे पुरखाश नहीं थी। वो तो सिर्फ किराए का कातिल था। मलिक मुमताज ने इस काम के लिए रुस्तम को अपनी जेब से 10 लाख रुपए अदा किए थे। मलिक मुमताज यानी डैनी। जलाल ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपना सर खम कर दिया। उसने फौरन ही सवाल दाग दिया, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद थी? मुल्क के लिए मैं इससे बड़ी रकम भी खर्च कर सकता हूँ। अव्वल खान इस रकम की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। शायद STF वो रकम अदा कर दे। मैंने सूरत हाल वाजे कर दी। ये सीक्रेट फंड्स का वो केस तो नहीं जो जिसमें पहले 7 लाख मांगे गए थे, बाद में 3 लाख का इजाफा हो गया था? जलाल ने ताई तलब लहजे में अव्वल खान से पूछा। वही केस था। रुस्तम ने पहले 7 मांगे थे। डैनी 7 लेकर पहुंचा तो उसने मजीद 3 लाख का मुतालबा कर दिया, मगर यह जरूर हुआ कि काम बहुत सफाई से हो गया। इसका एशियन प्लान हमारे लिए तबाहकुन था। वह हादसा इस कदर मुकम्मल था कि किसी को अभी तक साजिश का शुबा तक नहीं हो सका। वो सौदा 10 क्या 15 लाख में भी बुरा नहीं था। डैनी और STF के कर्नल जमाल दस्ती के खिलाफ इसकी शिकायतें मेरे पास ही आई थी। बाद में उसने कर्नल वाली शिकायत वापस ले ली थी। इसकी पालतू कुतिया को बंद फ्लैट में जहरीली गैस देकर तुम लोगों ने ही मारा था। रहमान ने जलाल के बाद अपनी मालूमात का इजहार जरूरी समझते हुए वाकयात को दोहराया। इस हादसे से खौफजदा होकर वो फौरन ही नई दिल्ली भाग गया था। तुमने वहां भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। यह ब्रीफिंग जुबानी ऊपर तक जाएगी।
जलाल ने कहा, यह वाकयात इस कदर संगीन है कि कोई भी इन्हें कलम बंद करना पसंद नहीं करेगा। अब पता चला कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत का तूफान क्यों थमा हुआ है। तुमने डैनी को मलिक मुमताज के लिबादे में छुपा दिया था। अब वो लिबास उतर चुका है, मुझे कोई नया नाम इख्तियार करना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो मोहनी और रक्षी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का टेप हम ले लें। इसमें रावण के खिलाफ एक मजबूत शहादत मौजूद है, रहमान ने मुझसे कहा, क्योंकि मैंने कुछ देर कबल वो केस्ट मेज से उठाकर दोबारा अपनी जेब में रख लिया था। इसकी क्या जरूरत है? मैंने पूछा। मेरा तो ख्याल है कि तुम रावण के कत्ल के बारे में बदस्तूर अनजान और बेखबर बने रहो। जुबानी ब्रीफिंग पर अक्तिफा करो। यह नाजुक मामला तुम्हारे रिकॉर्ड पर आने से पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इनका सामना करना दुश्वार हो जाएगा। पेचीदगियां तो पैदा होंगी, वो सोचते हुए बोला। पहला सवाल यही उठ खड़ा होगा कि मोहनी के घर पर ऑब्जर्वेशन क्यों लगा हुआ था, और जब इन दोनों लड़कियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई थी तो इस मुलाकात के बारे में हमने क्या कदम उठाया जो 3 अफराद के कत्ल पर मुंतज हुई। ये दोनों सवाल सही हैं। अपने घर पर चोरी और फिर रूपोशी के बाद पंडित मनोहर लाल बहुत ज्यादा मुश्तबा हो चुका था। मुश्तबा अफराद का फोन हर मुल्क में सुना और टेप किया जाता है। ये गुफ्तगू सिर्फ टेप हुई थी, इसे सुनने की जरूरत वारदात के बाद पेश आई। इस वक्त तक सब कुछ हो चुका था। असल मसले तो तुमने खुद हल कर दिए, फिर अब क्या रह जाता है? रहमान हंस पड़ा। केस तुम ले सकते हो, वो मैंने उसके सामने डाल दिया। तुम्हारे लिए सबसे अहम बात यह है कि रक्षी का बयान सामने है। इसने पुलिस को मोहनी के घर भेजा था और खुद भी वहां पहुंच गई थी। इस मामले में तुम्हारी जरा सी भी पेशगी बाखबरी के बाद रावण मायर के कातिल की निशानदेही बल्कि गिरफ्तारी तुम्हारा फर्ज बन जाएगा। अमेरिकी हर कीमत पर यह जानना चाहेंगे कि रावण का कातिल कौन था। वो एक मुश्तबा शख्स के घर पर मारा गया। मजाज हुकाम को खबर किए बगैर उसने एक मकामी के घर जाकर सफारती आदाब पामाल किए। इन सब हकायक के बावजूद वो राबिन के कत्ल पर एहतजाज करेंगे और उसके कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा करेंगे। ये रस्मी बातें जरूर होंगी मगर इनमें कोई वजन नहीं होगा क्योंकि इनका कोई चवाज नहीं बनता। मैंने कहा, मेरा मशवरा है कि अपनी रिपोर्ट पंडित तक ही महदूद रखो। इसका बयान में सब कुछ आ चुका है। वो राबिन मायर से राब्तों का भी इंकिशाफ कर चुका है। राबिन की कहानी को तारीकी में ही रहने दो। फिलहाल ब्रीफिंग से काम चलाने की कोशिश करो। ये एहतियात बाद में तुम्हारे काम आ सकती है। मसला वही है कि पंडित मकामी शहरी है, दबाव के तहत कुछ भी कह सकता है। इसको साबित करने के लिए कुछ मजबूत शहादतें भी दरकार है। वो रावण केस से मिलती हैं। यहाँ तुमको मुदाफाना नहीं, जरा जारहाना रवैया इख्तियार करना होगा। अपनी कारकर्दगी दिखाने के बजाय जवाबदेही का बोझ इन पर डाला जाए। वो रुस्तम के खिलाफ कार्रवाई से पहले कराची क्यों नहीं पहुंचा था? पंडित के घर वो किस नीयत से गया था? इसने मोहनी को क्यों कत्ल किया? सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि कराची में इसके मजीद किन लोगों से रवाबत थे। इन्हीं में से कोई इसका कातिल हो सकता है। रहमान, यह लाइन ज्यादा बेहतर रहेगी। हम तो शुरू से आखिर तक बेखबर थे। वो अपनी मर्जी से यहाँ आया, मनमानी करता रहा और अपने दर पर्दा मामलात के बिना पर किसी हरीफ के हाथों मारा गया। जब तक ये मालूम ना हो कि कराची में वो किन लोगों से मिल चुका था, कातिल का चेहरा सामने नहीं आ सकेगा। फौरन ही मेरे जहन में एक अहम तरीन नुक्ता आ गया। तुम्हारे पास बाज़ नाकाबिले तरदीद सबूत है। पंडित अपनी रिपोर्टें बाकायदगी से उसे फैक्स करता रहा था। रुस्तम के घर से उसे फोन किया गया होगा। इन दोनों के घरों पर लगे हुए टेलीफोनों के नए और पुराने बिल निकाले जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो बिल्कुल सामने की बात थी। फोन बिल के सिलसिले में मकामी नंबर दस्तयाब नहीं होते, लेकिन बैरून शहर और बैरून मुल्क की जाने वाली हर कॉल का वक्त, दौरानिया और मिलाए जाने वाले फोन का नंबर बिल की तफसीलात में शामिल होता है। मेरी निशानदेही पर इन दोनों के चेहरे खिल उठे। अब काम बहुत आसान हो जाएगा, जलाल ने पूरे एतमाद से कहा। वजाहतें पेश करने की बजाय हम मालूमात तलब करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वाशिंगटन में राबिन के दफ्तरी और घरेलू फोन बिल की नकूल मांगी जा सकती है। इनसे पता चलेगा कि वो पाकिस्तान बल्कि कराची में किस किस से राब्ते में था। अव्वल खान के बुशरे पर भी इत्मीनान के तासरात फैल गए थे। वो लोग पंडित को इस्लामाबाद में पेश करने के लिए एक आखिरी फैसले पर पहुंचने में कामयाब हो ही गए थे और मेरा ज़हन अपनी ही सुझाई हुई तजवीज़ में उलझा हुआ था। फोन बिल शहरी या मकामी हदूद से बाहर किसी भी शख्स के निजी और कारोबारी राब्तों का एक भरपूर खुलासा होते हैं। मेरा ख्याल था कि बिल की इस अहमियत पर किसी शख्स या इदारे ने गौर नहीं किया था, वरना एक बिल में बार बार नमूदार होने वाले नंबर के बिना पर बहुत कुछ मालूम किया जा सकता था। पहले मेरा इरादा था कि पंडित को किसी पार्टी की निगरानी में सुबह इस्लामाबाद भेज दिया जाए, मगर अब जुबानी ब्रीफिंग का काम बहुत बढ़ गया है।
हम दोनों को इसके साथ जाना पड़ेगा। बाहिमी मुशावरत के बाद इन दोनों ने ऐलान किया, यह ख्याल रखना कि इसे मोहिनी की अर्थी उठाने और चिता जलाने का मौका जरूर दिया जाए। अव्वल खान ने याद दिलाया, तुम कहते हो तो इसकी यह रसूम इस्लामाबाद ही में अदा कराने का बंदोबस्त करना होगा। पंडित को हम कराची में नहीं रोक सकते। जलाल ने पूरे एहतराम से जवाब दिया, वो मुजरिम होने के साथ एक बाप भी है, वरना तुम जानते हो कि मुझे पंडित से जरा भी हमदर्दी नहीं है। अव्वल खान को इसका जवाब सुनकर फौरन ही वजाहत करने की जरूरत पेश आ गई। मोहिनी बहरा रूह और रंगीन मिजाज लड़की थी। वो शहर के जराइम पेशा लोगों की आलाकार बनी हुई थी, मगर फिर भी उसका अंजाम उसके गुनाहों से ज्यादा अंधनाक था। उसके जिक्र पर मेरे दिल पर एक बेनाम सा बोझ सवार हो गया।